Yes. हो गया सर, ठीक है, ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ज्योति। मॉर्निंग समन्विता। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली इनकम टैक्स क्लास है और हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को तो पता है ना सर, 5 हेड्स ऑफ इनकम है और 5 हेड्स में हम लोग अभी हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आउट ऑफ 5 हेड्स वी आर करेंटली डिस्कसिंग अबाउट इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को सैलरी के बारे में बोला था, याद है ना। इससे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बोला था और फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ सर हाउस प्रॉपर्टी में। ऑलरेडी मैंने हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रो आप लोगों के साथ डिस्कस किया सर, है ना। ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रो मैंने डिस्कस कर लिया। अब धीरे धीरे एडवांस लेवल में हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा एडवांस लेवल में बात करना है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। क्वेश्चंस क्या होता है सर, क्वेश्चंस का सिंपल मतलब होता है कि जैसे जैसे सिचुएशंस हमारे सोसाइटी के लाइफ में देखने को मिलता है, बस उसी का अलग अलग जो सोसाइटी में देखने को मिलता है उसी को अगर कैलकुलेशंस में तब्दील कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए तो वही क्वेश्चन बन जाता है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मन हुआ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल लाइफ से जो एक्सपीरियंस करने के बाद, जो सिचुएशंस क्रिएट होने के बाद जो देखा गया है कि अच्छा ऐसा ऐसा होने से वैसा ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सैलरी चैप्टर में ही बताया था, है ना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो, जब जिन लोगों ने सैलरी कर लिया ठीक है, जिन लोगों का सैलरी अभी तक नहीं हुआ उनको मैं अभी बैकअप क्लासेस दिया, वो एक बार अभी करें, फिर बाद में जब मैं फिर से सैलरी करवाऊंगा तब फिर से और एक बार कर ले, ठीक है सर। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर आप चाहे सैलरी चैप्टर करो चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर करो, मतलब इनकम करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंडिविजुअल इंसान का इनकम करने का 5 ही रास्ता बता दिया। मतलब क्या इनकम टैक्स ने बताया 5 रास्ता कि इनकम टैक्स ने इनकम करने का तरीका के ऊपर बेस करके हेड्स बनाया। क्या लगता है आप लोगों को कि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया कि पहले इनकम आया? क्या लगता है? इनकम बोलो सर, पहले इनकम आया। थैंक यू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नहीं डिसाइड किया कि आप कैसे इनकम करोगे, किस हेड से इनकम करोगे। ये डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड तो इंडिविजुअल खुद करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया, आप अलग अलग इनकम करो ना, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइज्ड नाम तो देना है ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड करके उसको 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपको बोला कि भाई अगर जॉब करते हो तो सैलरी कमा लेना, रेंट पे कमाते हो तो हाउस प्रॉपर्टी मान लेना, ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन चलाते हो, मतलब अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन लाइक अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, अगर आप सीएमए इन प्रैक्टिस हो, अगर आप लॉयर इन प्रैक्टिस हो, अगर आप डॉक्टर इन प्रैक्टिस हो, अगर आप इंजीनियर इन प्रैक्टिस हो, ठीक है, इसको किस फील्ड में लिया जाएगा? इसको प्रोफेशंस के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल्स जो एक स्पेशल स्किल्स होन करता है अपना, ठीक है, स्पेशल स्किल्स होता है उनका और स्पेशल स्किल्स के बेसिस में वो अपना फीस चार्ज करता है, ठीक है, कि भाई मैं आपका टैक्स कंसल्ट करके दूंगा बदले में मेरे को ये फीस चाहिए, मैं आपका लीगल मैटर कंसल्ट करके दूंगा बदले में मेरे को ये फीस चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा सर? प्रोफेशनल्स, ठीक है। प्रॉफिट्स कब होता है? जब कोई बिजनेस करता है, ठीक है, जब कोई बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट होता है, चाहे वो गुड्स का बिजनेस करे या सर्विस का बिजनेस करे, ठीक है। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, बहुत डिटेल्स डिस्कशन होगा इसमें सर, बहुत डिटेल्स में। मतलब जिन लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा, जिन लोग प्रोफेशन सेटअप करना चाहता है या फिर आप अपने क्लाइंट का हैंडल करना चाहते हो, क्योंकि सर ये वाला जगह सबसे ज्यादा लोगों का है, जानते हो ना, सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट भी है और सबसे ज्यादा लोग आज के डेट में इस ये वाला लोग आप लोगों का क्लाइंट बनना सबसे आसान है, क्यों जानते हो? और सबसे स्कोप वाला जगह भी है, क्योंकि लोगों का ना बिजनेस फाइल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो लोग थोड़ा बहुत फार्म का काम करना चालू कर दिए हो ड्यू टू
एनी रिलेशन कनेक्शन के कारण, ठीक है, मुझे पता है कोई कोई करता है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी फार्म में क्लाइंट आता है ना, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स का ही फाइल आता है, ठीक है। किसी का अकाउंट्स का फाइल है, तो किसी का टैक्स का फाइल है, तो किसी का जीएसटी का फाइल है। तो ये एरिया ना कैश काउ है सर, कैश काउ। क्या स्नेहाशीष, स्नेहाशीष आशीष, स्नेहाशीष ये सब हाँ काम सर। थोड़ा करता है, ठीक बोलছি तो? এটা कैश हाँ काउ सर। मतलब किसी भी फार्म के लिए, कोई भी फार्म के लिए, फार्म फार्म के लिए सबसे ज्यादा क्लाइंट ये लेवल से ज्यादा आता है कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस का ये ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने से पहले अकाउंट्स बना के देना है पहले, ठीक है, जीएसटी जैसे पर मंथ আছে। पर मंथ जीएसटी है। लेकिन तुम ऑडिट जो करने जाते हो, ठीक है, या जो करने जाओगे आप लोग, तो ऑडिट किसका करोगे? अकाउंट्स का ही करोगे ना। यस सर। तो अगर तुम प्राइवेट कंपनी चलाते हो, अगर तुम पब्लिक कंपनी चलाते हो, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। उसका भी मैं लिमिट बताऊंगा। टैक्स ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, नॉर्मल ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, इसके लिए जब ऑडिटिंग चैप्टर पढ़ोगे ना आप लोग, ठीक है, ऑडिटिंग के बारे में जब स्पेशल डिस्कशंस होगा, ठीक है, ऑडिटिंग एक अलग चैप्टर है। लॉ में एक चैप्टर आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स बोल के, वो मैं कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा। बट ऑडिटिंग एक अलग ही चैप्टर होता है, ठीक है, स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज फॉर सीएमए। सीएस को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, सेक्रेटरियल ऑडिट भी एक होता है, बट वो अलग बात। तो ऑडिटिंग में ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है अकाउंट्स बनेगा, उसका ऑडिट होगा, ठीक है, फिर उसका टैक्स फाइल भी होगा। तो ये कैश काउ एरिया है। कैश काउ मतलब जो गाय दूध देता है, सिंपल बात है, ठीक है। कैश काउ का मतलब क्या? जो गाय दूध देता है, जिसको बेच के पैसा भी मिलता है, घर को खाना भी मिल जाता है ना। अरे पुराने जमाने में लोग गाय क्यों पालता था, आजकल भी पालते हैं, क्योंकि घर में अगर गाय होता है ना, मतलब घर में जब काऊ होता है, तो घर पे ना, मतलब कभी भी ना दाना पानी का अभाव नहीं होता, ठीक है। क्योंकि गाय एक इतना सुंदर सर्वाइवल प्रोसेस है। मतलब अगर घर पे किसी का भी काऊ, जैसे गांव साइड में, विलेज साइड में आज भी देखने को मिलता है। इसीलिए तो काऊ काऊ जो है, उसको हमारे भारतीय समाज में भगवान का दर्जा क्यों मिला है? बिकॉज आप काऊ का हर एक चीज, ठीक है, उसका दूध से लेके गोबर तक, ठीक है, हर एक चीज मतलब इंसान की जिंदगी में बड़ा ही फायदेमंद है, ठीक है। जैसे मैं, इसलिए कैश का वर्ड इंग्लिश में भी इतना पॉपुलर है, जानते हो ना। कैश काउ, काउ क्यों बोला गया? कैश डॉग भी बोल सकता था, हाँ, कैश कैश कैट भी बोल सकता था ना, कैट बोला ना, डॉग बोला ना, टाइगर बोला, कैश काउ बोला। इंग्लिश, एक इंग्लिश फ्रेज है कैश काउ। ये इसी से समझ में आता है इंग्लिश में, ये फ्रेज इंग्लिश का है। बट आपको समझना चाहिए कि कैश काउ क्यों बोला। बिकॉज काउ हमेशा ह्यूमन बींग का अच्छा ही करता है सर, कभी नहीं बुराई चाहता। मरता भी है ना, तब भी फायदा देके ही जाता है। मतलब इसीलिए तो भारतीय कल्चर में काऊ को इतना बड़ा सम्मान मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है लोगों को। जड़ पे जाओ तो समझ में आएगा कि क्यों किसी चीज को हम लोग, जैसे गंगा मैया को हम लोग भगवान के रूप देते, क्यों? क्योंकि गंगा ही तो है जिसके पानी से पूरा जमीन फर्टाइल होता है, इसीलिए गंगा माँ। अब किसी को माइथोलॉजी में जाने का जरूरत ही नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी जो यूटिलिटी, जो बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है। अगर गंगा ना होता, आधा भारत सूखा हो जाता, आधा भारत सूखा हो जाता। आज दुबई, अफ्रीकन नेशंस मर रहा है सर, लड़ रहा है पागल की तरह, ठीक है। कोई तेल के लिए मारपीट कर रहा है, तो कोई ड्रॉट के लिए मारपीट कर रहा है। सोचो कि अगर गंगा सूख जाए, फिर देखेंगे कौन कितना मारपीट करता है, ठीक है, भारत में, ठीक है। अगर गंगा, कावेरी, कृष्णा, अगर ये सब सूख जाता है, तो इसीलिए गंगा को भगवान का रूप दिया गया है कि भाई ये है तो मानव जीवन है। इसीलिए दक्षिण भारत में कावेरी को, ठीक है, गोदावरी को गंगा का रूप माना जाता है, कृष्णा को भी गंगा का रूप माना जाता है। दे जस्ट फील लाइक दैट। नॉर्थ इंडिया में गंगा, सिंध तो चला गया, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लद्दाख एरिया में है, ठीक है। तो बेसिकली यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कैश काउ ऐसे ही नहीं आया। चलो आगे बात करते हैं, ये सब बात जितना बोलो कम पड़ जाए। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल चैप्टर है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट से कमाओगे तो सरकार बोलेगा कि भाई आओ और आके रेंट कमाओ और सरकार के घर में टैक्स जमा करो। लेकिन हिसाब किताब थोड़ा होना चाहिए, कैसे टैक्स कैलकुलेशंस होगा नहीं होगा, जो मैं आपको लास्ट दिन कुछ होमवर्क भी दिया था। अच्छा, कैपिटल गेन चैप्टर,
कैपिटल गेन जो 45 से 55 का एरिया है, ये भी आजकल पॉपुलर हो गया है, बिकॉज सिर्फ लैंड बिल्डिंग का ही मैटर नहीं है सर। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल एसिड बेच के जो मिलता है, कैपिटल एसिड बेच के जो मिलता है। अब कैपिटल एसिड क्या है? सिंपल कॉमन सेंस में कैपिटल एसिड लाइक आपका जमीन है, आपका बिल्डिंग है, आप लैंड बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, ठीक है, ये सब बेच के आपको आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स है, कोई मशीनरीज है, ठीक है, जो आपका कैपिटल एसेट्स है, ये अकाउंटेंसी में पढ़ा जाता है सर, है ना? कैपिटल सर एसेट स्टॉक रेवेन्यू। मार्केट इक्विटी कैपिटल के अंडर रहते हो? यस यस यस, वो तो यही मैं बोलने जा रहा था। ये तो पॉपुलर, ये बहुत पुराना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बट आजकल शेयर मार्केट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, यहाँ पर भी जो इनकम में गेन होता है ना, वो सब भी कैपिटल गेन टैक्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। शेयर मार्केट में आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जैसे मानो किसी ने, जैसे रिसेंटली कुछ कंपनीज का शेयर बड़ा अच्छा गेन दिया ना सर, हाँ, जैसे अदानी वेलमार का शेयर में स्टूडेंट्स लोगों को अच्छा गेन हुआ, मुझे पता है, जो लोग अदानी का केस स्टडीज किया था। ये देखो सर, 220 का शेयर था, 220 का शेयर था, कहाँ चला गया? ये देखो 220 से मैंने, मुझे पता है कोई कोई तो सर 800 में सेल करके निकल गया, और कोई कोई अभी भी होल्ड करके रखा है। मतलब ये 6 मंथ्स में नहीं हुआ सर, 6 महीने में पर शेयर में 600 टाका करके, ठीक है। अभी अगर बेच के निकलोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, जब तक होल्डिंग में है तब तक कुछ नहीं सर। जैसे और एक रिसेंटली आया सिरमा, ये देखो 220 में आया था, लिस्टिंग गेन दिया, फिर डाउनफॉल जा रहा है, बट लिस्टिंग गेन दिया सर 350 तक चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर शेयर विद इन 1 वीक, ठीक है। ड्रीम फोक्स का आ गया क्या? ड्रीम फोक्स, इसके बारे में नहीं, उसका ड्रीम फोक्स अभी तक शेयर नहीं आया लग रहा है, पता नहीं कब लिस्टेड हुआ, बट हो जाना चाहिए, देखते हैं। अरे लिस्टेड हो चुका है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, क्लास में जो लोग शेयर मार्केट क्लास में था उन लोगों को पता है, ठीक है। ड्रीम फोक्स, इसका एक एक शेयर का दाम आया था वही 300, 300 350 के आसपास आया था सर, 300 समथिंग, 320 मोस्ट प्रोबेबली। कितना था किसी को पता है? लिस्टिंग में ही आया सर, लिस्टिंग में ही आया सर 477, देखो, ये देखो कहाँ से कहाँ उठा, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं। तो ये जो है सर, सब कैपिटल गेन है, ये सब जो इनकम है, ये सब कैपिटल गेन है। डे का रेंज देख रहे हो सर, ठीक है। कल एक्चुअली मैं मार्केट का खबर नहीं ले पाया, ये देखो आज ही लिस्टेड हुआ लग रहा है मुझे, इस तरह का दिखा रहा है कार, आज ही लग रहा है लिस्टेड हुआ, ठीक है। 151, 46% लिस्टिंग गेन है अभी तक, तो लिस्टिंग गेन इससे भी ज्यादा है। ये तो अभी मार्केट गिरा हुआ है, मतलब पहले देके फिर नीचे चला गया, 550 तक गया। तो ये जो भी इनकम गेन होता है ना सर, इसको बोला जाता है कैपिटल गेन। जब सेल करके बंदा निकलेगा, सरकार के घर में टैक्स देकर देने का एक हिसाब किताब होगा, तो ये सब कैपिटल गेन का पार्ट है, ठीक है। सब समझाऊंगा सर, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड, डिवेंचर, सभी कुछ आता है अदर सोर्स में, जो बाकी जगह में नहीं आता, जो बाकी इनकम ग्रुप में नहीं आता, वो कहाँ आता है? वो अदर सोर्स में आता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से डिसाइड करके बता दिया, ठीक है सर, कहानी सुन लिए। चलो, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा 2-3-10-15 मिनट हम लोग स्टोरी सुन लिए इनकम टैक्स का, अलग अलग इनकम का। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, पूरा डिटेल्स जानकारी लेते हैं। चलो 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 चलो, देरी हो गया। अच्छा, अच्छा लास्ट दिन का नोट सही है, कुछ होमवर्क था, ठीक है। होमवर्क में आते हैं, रुको विश्वजीत, होमवर्क बोल के ही छोड़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अच्छा एक काम करे सर, एक क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो सर, बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली रेंटल इनकम का एरिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस में ही आपको आइडिया लग जाएगा, और मैं लास्ट दिन जो आप लोगों को जीएवी वगैरह सिखाया था ना, उसका भी एक आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फिर से।
देखो, फाइंड द इनकम, फाइंड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चार्जेबल टू टैक्स for the assessment year 21 22 नहीं 20, अभी कौन सा चल रहा है सर असेसमेंट ईयर? व्हाट इज द करंट असेसमेंट ईयर? कौन बता के मुझे, अभी कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2022 से लेके 2023, ठीक है। सर 22-23 करंट असेसमेंट ईयर इज 20 to 23, तो प्रीवियस ईयर क्या है? 21। इसका हिसाब तो आप लोगों को मैंने लास्ट दिन भी बोला था, और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में मैंने बोला हुआ है सर, ठीक है। आप लोग अगर बेसिक किसी का मिस है, एक बार बेसिक कर लो, मैंने शेयर कर दिया क्लास। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर सारा बेसिक चीज़ें इनकम टैक्स के रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। तो 21-22 का इनकम जो भी होता है ना, मतलब प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। हम लोग इनकम करते हैं प्रीवियस ईयर में और उसका टैक्स प्रोवाइड करते हैं असेसमेंट ईयर में। इसका एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट भी है, एडवांस टैक्स, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। सर आप एक बार बोलते हो कि 21-22 में इनकम करना है, ठीक है, 21-22 में इनकम करना है और 22-23 में असेस करके टैक्स भरना है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल कंडीशंस भी होता है। क्या कंडीशंस? एडवांस टैक्स, मतलब 22-23 का इनकम 22-23 में ही दे दो, 21-22 का टैक्स 21-22 में ही दे दो, 21-22 का टैक्स 21-22 में ही पे कर लो, ठीक है। इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। आई विल डिस्कस लेटर स्टेज, वो एक चैप्टर ही आता है सर, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स बोल के बात करूंगा सर, ठीक है, लेकिन बाद में आएंगे। अच्छा, फिलहाल हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान दे। तो फाइंड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। चलो सर, क्वेश्चन जो बना रहे हैं अभी हम लोग, इसमें दो प्रॉपर्टी बना लो, ठीक है। एक एक्स प्रॉपर्टी और एक वाई का प्रॉपर्टी, एक एक्स का प्रॉपर्टी एक वाई का प्रॉपर्टी, ठीक है। घर बन गया हाउस 1, और इधर वाई का भी एक प्रॉपर्टी बना लो, हाउस 2, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि दो प्रॉपर्टी है, एक एक्स का एक वाई का। सर दोनों का अपना अपना म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल वैल्यू है, ठीक है, दोनों का म्यूनिसिपल वैल्यू भी दिया है, एकदम रियल लाइफ सिचुएशंस है। म्यूनिसिपल वैल्यू जो होता है वो म्यूनिसिपलिटी का जो वैल्यूएशन है, ठीक है। तो म्यूनिसिपलिटी का हर प्रॉपर्टी का एक एनुअल वैल्यूएशन हो सकता है, मंथली वैल्यूएशन भी होता है। तो ये मान के चलते अभी हम लोग क्वेश्चन पे 1,20,000 का, ठीक है। अच्छा, वाई का भी सेम मान के चलते हैं 1,20,000 का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस पे और क्या बोला सर, एक तो म्यूनिसिपल वैल्यू है, दूसरा है फेयर रेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट दिन आप लोगों को समझाया था कि क्या होता है फेयर रेंट और फेयर रेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फेयर रेंट एक दे दिया कि भाई इस तरह का प्रॉपर्टी का मोटा मोटी रेंट होना चाहिए 1,30,000, इसका भी 1,30,000। ये मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर अभी। 1,30,000 1,30,000, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड 1,10,000 तक अगर स्टैंडर्ड है तो ठीक है, ठीक है। फेयर रेंट 1,30,000। देखो सर, हर एक एरिया में ना वो रोड के ऊपर डिपेंड करके, फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करके, गाड़ी जा सकता है कि नहीं जा सकता, बहुत सारे रीजन काम करता है, ठीक है। रास्ते के इस पर रेंट थोड़ा ज्यादा, रास्ते के उस पर रेंट थोड़ा कम, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया क्या है उसके ऊपर। तो इसके बेसिस में ना म्यूनिसिपल वैल्यू एक होता है, फेयर रेंट एक होता है, स्टैंडर्ड रेंट एक होता है, ठीक है। ये सब इंस्टीट्यूट मतलब ये सब बता देता है सर, ठीक है। तो इसका भी 1,10,000, इसका भी 1,10,000। चलो बढ़िया है, स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, अब बात है सर, मैं वो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मैंने लास्ट दिन आप लोगों को सिखाया। एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट
थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। सर अगर प्रॉपर्टी साल भर रेंट पे रहता है तो क्या वैल्यूएशन होता है? इसके बारे में वैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, एक्चुअल रेंट कितना होता है, ठीक है। तो उसका भी अमाउंट दे दिया क्वेश्चन में, तो मैं भी पुट कर दिया आपके सामने 1,26,000, इसका भी 1,26,000। बढ़िया है, मतलब अगर साल भर रेंट पे रहता है तो 1,26,000 का आपको प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा, ठीक है। 1,26,000 आपको प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा। सर और क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है? सर अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, बट ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि आपका प्रॉपर्टी का जो रेंट है, वो रेंट का जो मतलब आपका जो टेनेंट है, आपका प्रॉपर्टी का मतलब जो रेंट है वो बाकी रखा है ना, तो अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड बाद में रियलाइज्ड हो सकता है, बट इस ईयर में क्या है वो बताया जा रहा है आपको कि करंट ईयर में अनरियलाइज्ड अमाउंट कितना है, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट ये 2021 का हमारा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है 21-22 का, प्रीवियस ईयर 2021-22 का 21-22 का अनरियलाइज्ड रेंट है 10,500 प्रॉपर्टी एक्स का। प्रॉपर्टी वाई का अनरियलाइज्ड रेंट नील है, ठीक है, 0 है, मतलब सारा का सारा मिल गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा नेक्स्ट, और भी कुछ बोलेगा क्या? सर प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, वैकेंट समझते हो ना सर? वैकेंट मतलब खाली, ठीक है। प्रॉपर्टी भाड़ा नहीं मिला या फिर भाड़ा नहीं दिया हुआ था, तो प्रॉपर्टी वैकेंट रह गया। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? प्रॉपर्टी वैकेंट रह गया कितने दिन के लिए? नंबर ऑफ मंथ था, नंबर ऑफ मंथ, कितना नंबर ऑफ मंथ वैकेंसी रहा? ये 1 मंथ का वैकेंसी है, इसका नील है, मतलब 0। सर और कुछ? सर ये वैकेंसी के कारण लॉस तो होगा, तो वो लॉस का वैल्यू भी आपको बोला है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। प्रॉपर्टी एक्स का 10,500, प्रॉपर्टी वाई का नील, वैकेंसी नहीं है तो फिर लॉस कैसे होगा? अच्छा और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस। सर ये क्या है म्यूनिसिपल टैक्सेस? सर म्यूनिसिपल टैक्सेस का मतलब है कि जो ओनर होता है ना प्रॉपर्टी का, उसको टैक्स भरना पड़ता है, ये सर नो? अरे यस सर। जैसे यहाँ पर बीएमसी मतलब विधान नगर म्यूनिसिपल, कलकत्ता म्यूनिसिपल, ठीक है, अलग अलग है। बीएमसी जैसे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बीएमसी है, देखो दोनों ही बीएमसी हैं, लेकिन ये बीएमसी कोलकाता का है, ये बीएमसी बॉम्बे का है, ठीक है। ये देखो ये बीएमसी, ये नहीं, ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आ गया, सॉरी। तो ये मेरा हम लोगों का दिखा रहा है, ये मेरा कॉर्पोरेशन से ही है, विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर जाके ये सब टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स देख रहे हो सर, ठीक है, सब बताता रहता है यहाँ पर, ठीक है? आप चाहो तो हर एक अलग अलग एरिया का अलग अलग टैक्सेस होता है। ये देखो होल्डिंग टैक्स रेट स्लैब वाइज कितना एनुअल होल्डिंग वैल्यूएशन है उसके ऊपर डिपेंड करके टैक्स रेट होता है। ये देखो एनुअल वैल्यूएशन सर এই ওয়েবসাইটে না স্যার, কোনটা? স্যার ই ডিস্ট্রিক্ট কি আরে বাবা, ডব্লিউবি এখান থেকে হয় না স্যার, এখানে করলে ক্যান্সেল করে দেয় বারবার। না এখানে ডেটাগুলো গিভেন থাকে, ওটাই দেখাচ্ছিল। তুই কি ডব্লিউবি সাইটটা ই wb ডিস্ট্রিক্ট একদম নিচে দেখো ই ডিস্ট্রিক্ট, ওই যে district একদম নিচে তোমার চলে আসছে দেখো ই ডিস্ট্রিক্ট। এটাতে হয়? আচ্ছা এটার এটার মাধ্যমে জমাগুলো হয়, সব তাই তো? জমা অ্যাপ্লাই নতুন রিনোভেশন सब সব। कुछ, चलो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। ये देखो कितना एप्लीकेशन जमा पड़ा है, सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन रहता है, ठीक है। और ये जो मैं दिखा रहा था ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए ना, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन হ্যাঁ के স্যার। लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर मिलेगा, बट जो जमा का काम है ऑनलाइन में वो ये सब यहाँ से होता है।
चलो आप জমা लोग নতুন অ্যাপ্লাই সব। एवरीथिंग, चलो अच्छा है। डैशबोर्ड में जाना पड़ता है क्या? अरे वाह, अच्छा साइट बनाया, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो गया। আচ্ছা মেন পেজে যাও, দেখিয়ে দিচ্ছি, মেন পেজে যাও। मेन पेजे जाओ, चल चल बोल बोल क्या ওখানে करें? দেখো একটা অপশন আছে ইউজার নেম দিচ্ছে, यूजर नेम, यस। ওখানে ফোন নাম্বার দাও। এখন আমি ইউজার নেমে ঢোকার দরকার নেই, তুই জাস্ট বল ইউজার নেম ওই তো দেবো। ফোন নাম্বার দিয়ে খুলে টোটালটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ফোন নাম্বার দিয়ে খুললে কি আসবে, পোর্টালটা পেয়ে যাবে। ওটিপি পেয়ে টোটাল পেয়ে যাবে, কি আছে না আছে সব। ओके, समझ गए सब कोई? ठीक है, यहाँ पर अपने यूजर नेम देना, यूजर नेम में फोन नंबर देना है क्या? হ্যাঁ ফোন নাম্বার দিয়ে দেখো লগ ইন ওটিপি করা আছে, ওটার অপশন দিলেই হয়ে যাবে। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप लोग अपने अपने ट्राई करना सर, ठीक है। फिर पोर्टल में जाके आप लोग देख सकते हो कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। अपने नॉलेज के लिए ये सब करते रहना। थैंक यू स्नेहाशीष, ठीक है। स्नेहाशीष सबको थोड़ा बता दिया, आप लोग ये सब ट्राई करना सर, ये सब प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखोगे बाकी काम बहुत आसान है, एक बार देखना चाहिए ना, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग मेन पॉइंट में वापस आ जाते हैं। ये काम करने का ये सुविधा, जैसे स्नेहाशीष काम करता है ना, तो स्नेहाशीष को ये सब नॉलेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो जो कोई भी, नॉट जस्ट स्नेहाशीष, और भी लोग हैं जो लोग करते हैं, ऑटोमेटिकली इसके साथ इजीली कनेक्ट कर लेता है। ये एक अच्छा है सर, इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिकली भी कनेक्ट हो जाओ। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है? म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में प्रॉपर्टी एक्स का बोला है 18,000, ठीक है। प्रॉपर्टी वाई का बोला है 18,000। चलो, दोनों का ही 18,000 है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट का कुछ सिस्टम में कॉन्सेप्ट है। सॉरी माइनस नहीं सर, माइनस नहीं, एरो दे दो। पेड पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग 1920। पेड बाय एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पर एक्स कौन है? एक्स एक इंडिविजुअल है, हाउस प्रॉपर्टी ओनर, वाई एक अनदर इंडिविजुअल ओनर है। पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग 1920। कितना साल लिया हम लोग? 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22। इसमें पेड बाय जो है ये 17,000 कर लेना, और इसको 8,000 कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी में कुछ ट्विस्ट है सर। 18,000 है यहाँ पर, 17,000 लिए और यहाँ पर 18,000 लिए, ये 8,000 इधर है, इधर 17,000 है। अभी भी कुछ खेल बाकी रह गया ना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया, इसका भी कुछ हिसाब देख लेना है। अच्छा, मेरा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे आपने क्या लिखा, पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो पेड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग paid by x and y after 31st March 2022, ठीक है। पेड बाय एक्स एंड वाई आफ्टर 31st March 2022, मतलब करेंट प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद पेमेंट किया, एक्स प्रॉपर्टी का और वाई प्रॉपर्टी का। तो एक्स अपने प्रॉपर्टी का पेमेंट किया बाद में 1,000, और इसने पेमेंट किया बाकी अमाउंट दैट इज 9,000, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बाकी रह गया, और क्या बाकी रह गया? पेड बाय टेनेंट। टेनेंट कौन होता है? जो बेसिकली हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, भाड़ाटे, या जो किराएदार है ना, तो जो किराए पे रहा है घर के अंदर, पेड बाय टेनेंट, ठीक है। तो टेनेंट पे कर रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, सॉरी अगेन गलत हो गया मेरे से, 21-22, प्रीवियस ईयर इज 21। तो ये इसका वैल्यू है नील, बट इसका है 1,000, इसका है 1,000। ये है क्वेश्चन आपका। बोलो सर, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? अब इसको सॉल्व करना है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाया, म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, एक्चुअल रेंट, प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर दे दिया,
अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया, प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट दे दिया, लॉस क्या हुआ वैकेंसी के कारण वो भी दे दिया, म्यूनिसिपल टैक्सेस दे दिया। म्यूनिसिपल टैक्स में 3 स्पेशल पॉइंट्स है, पेड बाय ओनर दैट इज एक्स एंड वाई, कौन से प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स दिया वो भी बताया, पेड बाय एक्स एंड वाई प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 के बाद पेमेंट किया उसका क्या होगा, और टेनेंट ने जो पेमेंट कर दिया उसका क्या होगा। हाँ, अब तेरा क्या होगा कालिया, बोलो सर। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप लोगों के मन में चल रहा है सर कैसे सॉल्व होगा। जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया था हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक ये सब चीज सिखा दिया था। आज थोड़ा सा स्टोरी मतलब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हुआ हो रहा है बात। लास्ट दिन मैंने आपको ये सब चीज सिखा दिया कि कैसे आपको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वो कंपेयर करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टेप 3 कब आता है, जीएबी कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो आपको मैंने लास्ट दिन सिखाया था उसी को अप्लाई करना है। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन अभी का भी सॉल्व हो जाएगा। बोलो सर, किसी ने ट्राई कर लिया, किसी का आंसर आया क्या, एनीवन? सर जीएवी 1,26,000। जीएबी 1,26,000 किसका, एक्स का कि वाई का? दो है ना यहाँ पर, एक्स का। क्या ऐसा ऐसा जवाब सबका आ गया क्या? 1,26,000 एक्स का जीएबी है क्या? बोलो। क्या होगा जीएबी, एक्स का जीएबी क्या होगा, एक्स का प्रॉपर्टी का जीएबी क्या होगा, और वाई का प्रॉपर्टी का जीएबी क्या होगा, ये है ना क्वेश्चन। ये जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है ना हमारा, एक एक्स का प्रॉपर्टी है, एक वाई का प्रॉपर्टी है। एक्स का प्रॉपर्टी का जीएबी निकालो, वाई का प्रॉपर्टी का जीएबी निकालो, यही आपका पहला काम है, ठीक है। ये कैलकुलेशंस हो जाए, आधा काम खत्म, पैसा हजम। चलो हम भी ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ। एक पर्टिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक एक्स और एक वाई, दोनों का कॉलम बना लिया। तो सबसे पहले आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, स्टेप 1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टेप 1 मतलब, 1,10,000। हाँ बोलो। 1,10,000 1,10,000। 1,10,000 1,10,000 कैसे मिला? सर पहले एमबी और इसमें फेयर रेट जो है दोनों में जो बड़ा है उसको लेंगे, उसके बाद में फिर कंपेयर करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड रेट से जो छोटा है उसको ले लेंगे, वही मेरा। थैंक यू सर, वेरी गुड विश्वजीत। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करो, टेक दी हायर, लास्ट दिन सिखाया था सर, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में कंपैरिजन करो, टेक दी हायर एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब टेक दी लोअर, ठीक है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब टेक दी लोअर, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर क्या है, 1,30,000, 1,30,000 और 1,10,000 में स्टैंडर्ड रेंट में हायर कौन है, सॉरी लोअर कौन है, 1,10,000। यही तो मैंने लास्ट दिन सिखाया था, ये लास्ट क्लास का पूरा डिस्कशन तो इसी में था, है ना। तो वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो एक्स का स्टेप 1 या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 1,10,000 और वाई का भी हो जाएगा 1,10,000, क्या 1,20,000 1,30,000, टेक दी हायर, और सेम इन्फॉर्मेशन है एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 1,10,000, तो दोनों का सेम इन्फॉर्मेशन है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 1 को क्या बताया जाता है सर, जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है ना उनको दिक्कत होगा, जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है उनको दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में तो ये सब सिखाया गया था, आज तो एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। अगर यस्टरडे वाला क्लास मिस है, मैं लिंक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया है तो मेरे से बोलो सर, मैं क्लास के बाद शेयर कर लूंगा। एक बार हाउस प्रॉपर्टी एटलीस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है, फर्स्ट 2 लेक्चर्स हाउस प्रॉपर्टी का रिवाइज कर लो ताकि हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत ना रहे। स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1,10,000, इधर भी 1,10,000। नेक्स्ट सर स्टेप 1 तो हो गया, अब स्टेप 2 का बारी। स्टेप 2 का मतलब होता है ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, कितना एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ, 1,26,000 1,26,000।
1,26,000 1,26,000 दोनों प्रॉपर्टी का, एक्स का भी वाई का भी। यस सर। क्या सबको वही दिया लगता हुआ है? दिया हुआ है? थोड़ा सोच के बोलो, थोड़ा सोच के बोलो কমবে। सर। हाँ सर, অ্যাকচুয়াল রেন্ট থেকে তো স্যার এই আনরিয়ালাইজড রেন্টটা তো মাইনাস হবে। वही तो वो पूछ रहा हूँ मैं। सर एक्स प्रॉपर्टी का देखो। हाँ ভ্যাকেন্সিরও बोलो। তো লেস। वैकेंसी भी सर लेस वो होगा। স্যার सर এখানে वो হবে 1 লাখ। एनुअल सर वो एनुअल रेंट से ना माइनस होता है। हाँ, আর স্যার বাইরে হবে 1 লাখ। एनुअल रेंट से माइनस होके ही तो एक्चुअल मिलता है। हाँ तो यहाँ पे तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो माइनस करके। कहाँ कहाँ एक्चुअल बोला हुआ है? क्वेश्चन पे पढ़, ये देखो सर, देखो सर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड के नीचे में क्या एक्चुअल बोला थे। एक्चुअल हाँ क्या बोला थे? एक्चुअल रेंट ई प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट देखो सर, लैंग्वेज में फंस गए। एक्चुअल रेंट ई प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी पूरा साल भर भाड़ा दिया जाता है, रेंट पे दिया जाता है, हमें जो अमाउंट मिलता है, तो क्या यहाँ पर एक्चुअल और एनुअल सेम ना हो गया? হ্যাঁ স্যার তাই জন্য তো সেগুলো মাইনাস হবে। Try to understand the language. Actual rent if property is let out throughout the previous year. अगर साल भर भाड़ा रहता है तो 1,26,000 मिलता है। That means this is actually annual rent. विश्वजीत बोल, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? तो दिस इज, ये सुनने में लग रहा है एक्चुअल, बट ये एक्चुअली एक्चुअल तो है ही, एक्चुअल तो है ही, बट एक्चुअल में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली दिस इज एनुअल रेंट। अगर साल भर भाड़ा रहेगा तो ये मिलेगा, तो बेसिकली दिस इज एनुअल। अब प्रॉपर्टी एक्स का क्या हुआ? एक्स का प्रॉपर्टी का क्या हुआ? अनरियलाइज्ड है 10,500 और वैकेंसी भी के कारण, एक महीना वैकेंसी के कारण 10,500 का लॉस भी है। तो क्या आपको प्रॉपर्टी एक्स के केस में स्टेप স্যার टू 1 লাখ आएगा? 5,000। हाँ 1 লাখ 5,000 21,000 টাকা মাইনাস। 1,05,000 स्टेप टू में आ जाएगा। না সেটা মনে হচ্ছে আলাদা করে স্টেপ দেখাতে হবে। क्या प्रॉपर्टी एक्स के केस में, वाई को बाद में बताते हैं, पहले एक्स का बोलो, पहले एक्स का बोलो। क्या स्टेप टू में 1,05,000 आ जाएगा? 1,05,300। 1,05,300 कहाँ से आ गया? हाँ স্যার 1,15,500 হবে স্যার স্টেপ 2 स्टेप टू में, হ্যাঁ স্যার। स्टेप टू 1,15,500 होगा। হ্যাঁ স্যার কারণ স্যার ভ্যাকেন্সিটা স্টেপ 3 তে লেস হবে মনে হচ্ছে। सर सर, स्टेप हाँ। नील होगा, स्टेप टू नील होगा। नॉट एप्लीकेबल होगा। नील नहीं बोलते हैं, नॉट एप्लीकेबल। स्टेप टू एप्लीकेबल ही नहीं होगा सर। आप लोग स्टेप टू में क्यों पड़े हुए हो? यस सर। प्रॉपर्टी एक्स के केस में स्टेप टू एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यही तो मैं लास्ट दिन समझाया था आप लोगों को। लास्ट क्लास का पूरा फोकस तो इसी में था कि स्टेप टू कब आता है और स्टेप थ्री कब आता है। जब स्टेप टू नहीं आता तब स्टेप थ्री पिक्चर में आता है। और क्यों आता है? बिकॉज लॉस के कारण, लॉस के कारण एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल स्टेप वन से क्या हो रहा है? देखो सर, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर रफली एक बार बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली अगर पूरा साल भर मेरा रेंट चलता, मैं ये रफ बता रहा हूँ, ये रफ है, ठीक है, रफ वर्क कर रहा हूँ। आपका एनुअल रेंट एक्चुअल में कितना है? आपका एनुअल रेंट कितना है? 1,26,000 है ना? आपने अनरियलाइज कर लिया कितना, मतलब आपको मिला नहीं इस साल 10,500। आपका वैकेंसी कितना है? एक महीने का, वो भी आपको नहीं मिला, 10,500। तो जस्ट 1,26,000 से ये दोनों को माइनस करो, कितना होता है? 1,05,000। यही होता है ना, 1,05,000। नाउ टेल मी, दिस 1,05,000 इज व्हाट? दिस इज एक्चुअल रेंट। दिस इज एक्चुअल रेंट सर। एक्स प्रॉपर्टी का यही तो एक्चुअल रेंट है 21-22 का। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर 21-22 में एक्स प्रॉपर्टी का 1,05,000 का मेरा एक्चुअल हुआ है,
स्टेप 2 आएगा कि नहीं आएगा ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेप 2 आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 Actual से rent. ज्यादा है, क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से ज्यादा है, दिस इज द क्वेश्चन। नो सर। अगर ज्यादा होता तो स्टेप 2 आता। अनरियलाइज्ड वैकेंसी देने के बाद भी, मेनली अनरियलाइज्ड नहीं, मेनली वैकेंसी, मेनली वैकेंसी, वैकेंसी देने के बाद भी अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से ज्यादा होता तो स्टेप 2 पिक्चर में आता। बट बिकॉज वैकेंसी के कारण और एज वेल एज अनरियलाइज्ड के कारण, बट मेनली वैकेंसी के कारण, क्योंकि इसका एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम हो गया, तो इसके मतलब स्टेप 2 पिक्चर से आउट और स्टेप 3 पिक्चर में आ जाएगा। स्टेप 2 पिक्चर से आउट हो जाएगा और स्टेप 3 पिक्चर में आ जाएगा। यही तो मैं लास्ट दिन समझाया था, लास्ट दिन का यही तो डिस्कशन था सर, और वही यही जो चक्कर है जीएबी का, और तो कुछ है नहीं, यही चक्कर है, यही थोड़ा सा पजल करता है स्टूडेंट को। नाउ स्टेप 3 कम इनटू पिक्चर। नाउ स्टेप 3 में क्या होगा, कितना आएगा? तो स्टेप 3 कैसे 1,05,000 कैसे आया 1,05,000, उसका हिसाब बताओ मुझे। सर। एक्चुअल जो एनुअल रेंट था उसमें से माइनस कर दिए ये अनरियलाइज वाला, और फिर उसमें दोनों में से जो बड़ा मतलब आरईआर और जो निकला उसमें से दोनों बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से वैकेंसी माइनस कर देंगे। पहले क्या किया? पहले अनरियलाइज को कहाँ माइनस से कर माइनस दिए करोगे? एक्चुअल में से। एक्चुअल से या एनुअल से? वही एनुअल से। एनुअल से। ध्यान से सुनना, एनुअल रेंट कितना, देखो स्टेप 3 कैसे कैलकुलेट करना है ये सब लिखा के रखा है। 1,26,000 माइनस 10,500। थैंक यू सर। देखो हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3, ये मैंने ऑलरेडी लिखा के रखा आप लोगों को, कॉपी चेक करो मिल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3 जैसे लिखा गया है वैसा ही फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग लगाए ना, आंसर इधर उधर हो सकता है, तो सावधान रहिएगा, मुश्किल थोड़ा यहाँ पर पैदा होता है। एनुअल रेंट 1,26,000 का है, यहाँ से क्या करेंगे सर, अनरियलाइज्ड को माइनस करेंगे। कितना है अनरियलाइज्ड? 10,500 का। 10,500 कितना होता है? सर। सर 1,15,500। 1,15,500। ठीक है, अब दिस 1,15,500 को क्या करना है? कंपेयर करना है आरईआर से। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ स्टेप 1। आरईआर। स्टेप 1 मतलब RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कितना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट? 1,10,000। 1,10,000। टेक दी, इसमें से जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देना वैकेंसी को। टेक दी हायर, तो हायर क्या है? 1,15,500। यहां से माइनस करना है वैकेंसी वैकेंसी 10,500। 10,500। कितना हो जाएगा? 1,05,000। 1,05,000। ऐसे ऐसे आएगा सर 1,05,000। अगर किसी को ऐसा लग रहा था कि सर 1,26,000 से 10,500 भी लेस कर देते, 10,500 वैकेंसी था वो भी लेस कर देते, तो भी तो 1,05,000 आता सर। हाँ तो जाएगा, लेकिन हमें रूल्स पे चलना है। कैसे 1,05,000 को कैसे भी करके नहीं करने से होगा नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग बंगाली में एक बात करते सर, गोजामिल, गोजामिल समझते, मतलब कैसे भी करके मैच करा दिया। जैसे बचपन में आप लोग करते थे ना अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, हाँ कैसे भी टैली करने से हो जाएगा। अरे भाई कैसे भी टैली करने से थोड़ी होता है, हाँ एक प्रॉपर रीजन में टैली करवाना है, प्रॉपर रूल्स के हिसाब से टैली करवाना है, तो ये इस तरह से टैली होगा। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करना है आप लोगों को, अपना दिमाग कम चलाओ, रूल फॉलो करो ज्यादा, ठीक है, दिमाग थोड़ा बाद में चला लेना। अच्छा ये लिख लिया रफ, ये रफ है, रफ लिख लिया ना, मैं रफ करता हूं उसको। नाउ अब क्या करना है, अब पुट करना है, और क्या। स्टेप 3 पिक्चर में आ गया, तो स्टेप 3 कितना हो गया? 1,05,000। 1,05,000। थैंक यू। ठीक है, 1,05,000
अब ये जो 1,05,000 आ गया हमारा स्टेप 3, ये एक काम तो खत्म हो गया, GAB यही GAB है। प्रॉपर्टी एक्स का GAB तो यही है। अब मुझे प्रॉपर्टी वाई का बता दो। प्रॉपर्टी वाई Y का का 1,26,000 1,26,000 क्या? स्टेप 2 स्टेप 2 कैसे आया? सर इसमें नहीं वैकेंट है नहीं अनरियलाइज्ड है तो वही हो जाएगा। देखो सर, वेरी गुड विश्वजीत, इसमें ना तो वैकेंसी है ना तो अनरियलाइज्ड है, तो जो एक्चुअल है वही इसका एक्चुअल है। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल स्टेप 1 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, इट्स हाई। तो अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल स्टेप 1 से हायर होता है तो स्टेप 2 पिक्चर में, एप्लीकेबल होता है। स्टेप 2 पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप 2 पिक्चर में आ गया और आप पुट कर दो 1,00,000 कितना 26। GAB भी 1,26,000 तो अगर पिक्चर स्टेप 2 आ गया तो स्टेप 3 आएगा क्या? नो सर। नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट विल बी द GAB? 1,26,000 1,26,000। ठीक है, बस GAB हो गया। इसी में आपका जान खा रहा था, इसी जान के चक्कर में तो हाउस प्रॉपर्टी का, मैं बोला ना आपको, हाउस प्रॉपर्टी का 50% तो इसी में दिमाग खराब होता है। लेकिन वो दिमाग खराब का मैटर नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप थोड़ा स्टेप फॉलो ना करके ऐसे ही कैसे भी करके करने का कोशिश करोगे, फंस जाओगे, फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है। अच्छा, GAB कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है? मैं प्रोफार्मा भी लिखा के रखा था। GAB के बाद क्या प्रोफार्मा म्युनिसिपल फॉलो होता है? म्युनिसिपल ये देखो, ये जो यहाँ पर प्रोफार्मा में दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा के रखा। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके सब हो गया, GAB आ गया। अब GAB में क्या बोलता है? GAB में क्या बोलता है? लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, पेड बाय द ओनर। ठीक है, जो ओनर का टैक्स है उसको माइनस किया जाएगा, टेनेंट का नहीं। तो बोलो, लेस एम टैक्स, 17,000 और 8,000 लेस एम टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स, एम टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी एक्स ने कितना पे किया? 17,000 17,000। सर जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसी को लेना है ना। क्वेश्चन में एक चीज ख्याल करो, क्वेश्चन में 17,000 प्रीवियस ईयर में दिया, बट 1,000 भी दिया, बट प्रीवियस ईयर के बाद दिया ना। हेलो, यस तो ये 1,000 क्या होगा? नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन में आएगा, इस साल की कैलकुलेशंस में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पेड बाई टेनेंट तो एक्स का कुछ है नहीं, नील हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया 17,000। तो GAB से म्यूनिसिपल टैक्स चला गया तो क्या मिलेगा? नेट NAV नेट एनुअल वैल्यू। वेरी गुड सर, नेट एनुअल वैल्यू 88,000 88,000। एक से बोलो। हाउस एक से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 61,600 হবে। 61,600 होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है ना, हाँ सर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो। सेक्शन क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन का? 24 days। स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब कोई बोलेगा सर ये कहाँ से आ गया? अरे बाबा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने बोल के रखा, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के तहत कितना, कितना परसेंटेज सर? 30%। 30% ऑफ NAV है ना, 30% ऑफ NAV। तो 88,000 का 30% कितना होता है? 26,400 26,400 माइनस करके कितना हो जाएगा? 61,600 61,600। तो ये हो गया प्रॉपर्टी एक्स का इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी।
इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये टैक्स कैलकुलेशंस के लिए हेड में चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो 5 हेड्स है उसका एक हेड का इनकम आ गया। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में 5 हेड पढ़ाया, मानो कि उस बंदे ने सैलरी भी कमाता है और हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता है। जो हिसाब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सैलरी का जो भी हिसाब होगा वो सैलरी के हिसाब से होगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में उसने प्रीवियस ईयर 21-22 में 61,600 कमाया। अब ये टैक्स लाइबिलिटी के लिए कैलकुलेशंस में जाएगा, ठीक है, अलग विथ द बाकी इनकम, अलग विथ अदर इनकम। सर ठीक है, एक्स का समझ गए, वाई का समझा दो। वाई का कितना चला जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स? 8,000। थैंक यू सर। क्योंकि 8,000 ही वो प्रीवियस ईयर में दे रहा है, बाकी जो 9,000 है वो नेक्स्ट ईयर देगा, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। 1,26,000 से 8 चला जाएगा तो 1,18,000। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? স্যার এটার হাউস প্রপার্টি হচ্ছে 82,600। 82,600। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको भी मिलेगा 35,400। कितना? 35,400 माइनस करके बताओ कितना होता है? 82,600। 600। दिस इज इनकम अंडर द हेड हाउस HP। बोलो सर। सुंदर सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है आप लोगों को? बोलो, सुंदर सिंपल क्वेश्चन। ऐसा होता है हाउस प्रॉपर्टी का एक कंप्लीटनेस। अब इसके ऊपर और भी कॉम्प्लेक्सिटीज दिया जा सकता है, अब अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकता है। अब वही कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर समझ जाओगे तो ऐसा ही क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है सर, ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करते जाना है। और एक स्पेशल टॉपिक आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, ठीक है, उसका एक स्पेशल एरिया आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करना है। और कुछ क्वेश्चंस करें सर? चलो करते हैं, क्या बोलते हो? थोड़ा क्वेश्चंस करने से अच्छा है ना, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। सर अगर एनुअल रेंट नहीं दिया रहा तो कैसे करेंगे? क्या क्या बोलो? अगर एनुअल रेंट ही नहीं दिया रहे तो? अगर एनुअल रेंट ही नहीं दिया रहेगा तो फिर एक्चुअल रेंट को ही एनुअल एजम्पशन करके करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल एनुअल कुछ नहीं, सिर्फ MB FR SR और UR बस दिया हो तो? अगर MB FR SR देगा तो फिर वो MB FR SR में से जो वैल्यू मिलेगा उसको ही एनुअल रेंट मान के करना पड़ेगा। मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू और मतलब फेयर RER, रेंट, हाँ मतलब RER को ही वैल्यू मान के करना पड़ेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को। उसी में से वैकेंसी से माइनस करना होगा। हाँ, उसी में से वैकेंसी माइनस करना होगा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा उसी में से करना है। जैसे देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक खेल है। चलो मैं तेरा क्वेश्चंस का समझ गया तू कहाँ से पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन था ना एक, यस सर। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ चला गया ये वाला? क्या दिस क्वेश्चन? नो सर, नो सर। तो फिर ये वाला? नहीं, ये वाला ऊपर में HW जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे एरो उधर। दिस वन? नहीं, नहीं, इसके बगल वाला अपोजिट में येलो कलर से जो लिखा हुआ है। ये वाला? हाँ, यस सर। वेरी गुड सर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन होमवर्क पे दिया था। इस पे आपको X प्रॉपर्टी, Y प्रॉपर्टी, Z प्रॉपर्टी, A प्रॉपर्टी, B प्रॉपर्टी, C प्रॉपर्टी, D प्रॉपर्टी, ये सब दिया गया, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर X Y Z A B C D ऐसा 7 प्रॉपर्टी था। सभी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट, वैकेंसी गिवन था। हाँ,
अनरियलाइज्ड रेंट गिवन था, नील है वो अलग बात, बट गिवन था। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसमें एक एरिया है सर प्रॉपर्टी बी का, देख पा रहे हो क्या आप लोग? यस प्रॉपर्टी बी का एनुअल रेंट मिसिंग है ना? यस सर। अब विश्वजीत का यही मानना है कि सर अगर एनुअल रेंट ही नहीं दिया रहेगा तो बाकी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट, इसका क्या करें? सर इसको कुछ नहीं करना, ये इसका आंसर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिनारियो है कि जहां पर आपको एनुअल रेंट ही नहीं है, आप बाकी वैल्यूएशंस को कुछ कर नहीं सकते, बाकी वैल्यू का आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज देखो वैकेंसी, अगर सबसे बड़ा यहाँ पर 12 महीना वैकेंसी है, बेसिकली यही तो रीजन है कि इसका एनुअल रेंट नहीं है। तो बेसिकली घर पूरा साल भर खाली पड़ा रहा, तो उसका क्या वैल्यू निकालोगे? ये जो देखो वैकेंसी कितना कुछ है, नहीं। वैकेंसी भी तो 12 महीना है। तो ऐसा क्वेश्चंस को क्या करना है, जब ऐसा दिया रहेगा थोड़ा थोड़ा सा आपको पजल कर देगा, आपको लगेगा कि भाई ठीक है ये नहीं दिया है तो क्या बात है, बाकी चीज तो दिया है, म्यूनिसिपल दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया। सर वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, या फिर स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट है, ऐसा ऐसा सिनेरियो आपको दिखेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ एनुअल रेंट दिया रहेगा बट बाकी कुछ नहीं है, तो आपको एनुअल रेंट को लेके ही सिर्फ चलना है, बाकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन जहां एनुअल रेंट ही नहीं रहेगा वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। सर जीए भी कभी जीरो हो सकता है। हाँ, जीए भी जीरो मतलब नील, अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है तो जीए भी नील, और क्या? मेरा डी का जीए भी जीरो आना था। डी का जीए भी जीरो आना था। नहीं, जीरो नहीं होगा, डी का जीए भी जीरो नहीं होगा, गलत हुआ है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने? चलो विश्वजीत पूछा है तो लगे हाथ बोल ही देते हैं। सबने ट्राई किया? हेलो, नील, रोशनी, ज्योति, बोलो सर, शालिनी, समन्विता, सभी को पूछ रहा हूँ मैं, सचिन, जो कोई भी लास्ट क्लास किए हो, क्या ये वाला क्वेश्चन, शिवम, ये वाला क्वेश्चन किया ट्राई आप लोगों ने? मैंने आपको पूछा था कि आप हर एक प्रॉपर्टी का लॉस बताओ, एआरआर बताओ, स्टेप 1 बताओ, स्टेप 2 बताओ, स्टेप 3 बताओ, जीए भी बताओ। चलो बताओ, अभी इसका हिसाब हो जाए। सवाल उठा, अभी बता देते हैं। सर क्वेश्चन डेट देखा। एक सेकेंड, स्नेहाशीष, स्नेहेश, शॉम्पॉल, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देख क्वेश्चन देख, ये है क्वेश्चन। इफ द एंटायर रेंट इज कलेक्टेड बट प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, सारा का सारा रेंट तो मिल रहा है बट प्रॉपर्टी वैकेंट है, मतलब इसमें अनरियलाइज नहीं है। ये एक ऐसा सिचुएशन था, एक्स का प्रॉपर्टी, वाई का प्रॉपर्टी, जेड का प्रॉपर्टी, ए का प्रॉपर्टी, बी का प्रॉपर्टी, सी का प्रॉपर्टी, डी का प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल वैल्यू दे के रखा, फेयर रेंट दे के रखा, स्टैंडर्ड रेंट दे के रखा, एनुअल रेंट दे के रखा, एक्सेप्ट बी का, बी का एनुअल रेंट मिसिंग है। वैकेंसी एक्स 1 मंथ, वाई का 1.5 मंथ, जेड का 5 मंथ, ए का 3 मंथ, बी का 12 मंथ ही वैकेंसी है, सी का 10 मंथ, डी का 10 मंथ। अनरियलाइज्ड सभी के नील है, एवरीबडी नील अनरियलाइज्ड। लेकिन फर्स्ट कैलकुलेट लॉस, एक्स का लॉस कितना है बोलो? लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। 6। देखो सर कैसे लॉस कैलकुलेट करोगे, विश्वजीत ने मुझे 6 बताया, क्या बाकी सबको समझ में आ गया लॉस कैसे आया? लॉस कैसे आया सबको समझ में आ गया या नहीं? बोलो सर, चुप ना रहो, कुछ तो कहो, कुछ ना कहो।
স্যার এক মাসে ভ্যাকেন্সি গেছে এই কারণে তো স্যার 72 এর 12 মাসের ভাগ করে গেল স্যার 6 করে यस পার্মানেंट सर, वेरी गुड। 72 डिवाइडेड बाई 12 है ना, 72 का एनुअल रेंट है, तो 72 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो पर मंथ का भाड़ा हो जाएगा 6। और अगर एक महीने का वैकेंसी है, अगर एक महीना घर भाड़ा नहीं दे रहे हो आप, तो आपका 1 मंथ का जो रेंट है वही नहीं मिल रहा है। तो ये सब रुपीज इन 1000 मान के चलो, ठीक है, रुपीज इन 1000 मान के चलो। স্যার জিএবি 66 হবে किसका? एक्सेल यस सर 66 हाँ 66 यस सर 66 सही है। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा लॉस हो गया, लॉस 6। अगर किसी को लॉस का 6 समझ में नहीं आया वापस मुझे पूछ लो, ठीक है। ऐसे तो ये लास्ट क्लास का मेरा डिस्कशन है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सर एक्चुअल रेंट बताओ। एआरआर क्या होगा? 66 एक्चुअल कितना मिला? एनुअल अगर 72 का है और वैकेंसी अगर एक महीने का है तो 72 से 6 माइनस हो जाएगा, तो 72 माइनस 6 करके कितना है? 66। वेरी गुड सर। स्टेप 1 बताओ, मतलब RER 59.5 59.5 म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट के साथ, म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट के साथ। टेक दी हायर, टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 60 65 which is higher 65 65 59.5, take the lower 59.5। very good sir, so step 1 is 59.5। thank you sir। step 2 क्या होगा? अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है, अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है तो स्टेप 2 आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर आएगा? अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है तो वो पिक्चर 2 स्टेप 2 में आएगा। तो फिर 66 इज हायर देन 59.5, दैट्स व्हाई स्टेप 2 इज एप्लीकेबल, सो स्टेप 2 इज 66। बोलो सर ये बात क्लियर है सबको? अगर पिक्चर में स्टेप 2 आ जाता है, अगर पिक्चर में स्टेप 2 आ जाता है तो स्टेप 3 का कोई जगह नहीं है, स्टेप 3 कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। So what will be the GAV? Gross annual value क्या हो जाएगा? The 66 latest step should be the GAV. So GAV must be 66। ठीक है, ये हो गया। 59 হবে हाँ बोल। ওয়াই এরটা স্যার 59 হবে জিএবি Y का 59 होगा क्या? बाकी लोग भी बताओ सर। 51.875 आया। विश्वजीत का 51.875 हुआ है, मुझे सही लग रहा है। अगर किसी का 59 आया तो गलत हुआ है। अब कैसे? এটা মিলে গেছে স্যার 51.87 এসছে थैंक यू ঠিক सर। আছে স্যার देखो सर, जिन लोगों का आंसर नहीं हो रहा है या जो समझ नहीं पा रहे हो फिर से देखो। एनुअल रेंट 57 है, फर्स्ट कैलकुलेट लॉस, तो 57 एनुअल है 7.125 तो 125 कैसे आया? सर एक महीने का मेरा हो गया हाँ बोल। 57 डिवाइडेड बाय 12, मेरा एक महीने का हो गया 4.75 हाँ और इन 2.5 करने में मेरा हाफ मंथ का हो गया 2.375। हाफ अभी महीने दोनों का का था ऐड या कर डेढ़, हाफ महीने का था कि 1.5 महीने का था? मतलब 15 दिन का और एक महीने का दोनों का ऐड कर देने पे 7.125 आ जा रहा है। हाँ मतलब इसको अगर मैं इंटू 1.5 कर दूं, इंटू 1.5 7.125 है ना, यस सर। मतलब 7.125 मतलब 7125 का लॉस है आपका इस प्रॉपर्टी में। স্যার জেড हाँ, এরটা হবে 42 আর জেড হবে 42 আর এ হবে 62 85। बाकियों में आ रहा हूँ सर, एक्चुअल बताओ। 49.875 एक्चुअल कैसे आया? एनुअल से, लॉस माइनस कर दिए। एनुअल से लॉस माइनस कर दो,
एनुअल रेंट से लॉस माइनस कर दो, 57 से 7.125 को माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका एक्चुअल 49.875। स्टेप 1 क्या होगा RER 59. 61 66 टेक द हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट टेक द लोअर। तो 61 66 में हायर लेना है और उसमें से स्टैंडर्ड रेंट को सब्जेक्टिव देखना है। 59 इज दी स्टेप 1। थैंक यू सर। स्टेप 2 क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है? क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है? क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर होगा, अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर होगा तभी स्टेप 2 पिक्चर में आएगा, नहीं तो नहीं। सेकंड सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? रीजन बीइंग वैकेंसी। रीजन बीइंग वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी के कारण स्टेप 1, अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से लोअर हो रहा है तो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा और पिक्चर में स्टेप 3 आ जाएगा। और स्टेप 3 कैलकुलेशन कैसे होगा? सर स्टेप 3 हो जाएगा मेरा एक्चुअल रेंट और इसमें RER में से कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा उसमें से वैकेंट माइनस कर देना है। नहीं सर, एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करना है, एनुअल के साथ कंपेयर करना है। स्टेप 3 ओनली वैकेंसी जब रहता है, जब अनरियलाइज नहीं रहता है। इसका भी मैंने आप लोगों को नोट्स अलग अलग लिखा के रखा। स्टेप 3 का 2 हिस्सा है ना। स्टेप 3 कैलकुलेट करने का 2 कंडीशंस है। जब GAB और वैकेंसी दोनों साथ में है तब क्या करना है, और जब सिर्फ वैकेंसी है तब क्या करना है। जब सिर्फ वैकेंसी होता है आपको क्या करना चाहिए? एनुअल रेंट को कंपेयर करना चाहिए स्टेप 1 के साथ। टेक दी हायर एंड लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ध्यान से सुनना बात को। एनुअल रेंट को कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ। एनुअल रेंट को कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ। टेक दी हायर एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी को लेस करो तो कितना हो जाएगा? 51.875। एनुअल रेंट इज 57, इसके साथ कंपेयर करना है स्टेप 1 को। 57 और स्टेप 1 इज 59, विच इज हायर सर? 59। 59 से लॉस कितना है? 7.125। तो 59 माइनस 7.125 लेस करने से कितना हो जाएगा? 51.875। 51.875। तो यही हो जाएगा आपका GAB। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, किसी का दम नहीं है कि आपका जवाब को गलत कर दें। नेक्स्ट सर जेड का 42। जेड का आंसर मेरे पास आया है 42। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट। लॉस बताओ, मेरा भी 42 है। लॉस बताओ। लॉस 30। लॉस 30 बताया जा रहा है। कैसे आया लॉस 30? सर 72 डिवाइडेड बाय 12 into 5। 72 का एनुअल रेंट है। अगर 72 का 72 का एनुअल रेंट है तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा? 6 इंटू वैकेंसी कितना है? 5 मंथ का है। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। वेरी गुड सर। एक्चुअल रेंट कितना होगा? एनुअल से लॉस को माइनस करो। एनुअल कितना है? 72। 72 माइनस 30 कितना? 42। 42। स्टेप 1 60 64.5 कंपेयर करो। 64.5 हायर, कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ 63। तो विच इज लोअर? 63। 63 इज द स्टेप 1। नाउ कंपेयर करो, क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है? क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से No, हायर sir. है? नो सर। तो No. अगर हायर नहीं है तो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल। और ऐसा क्यों हुआ Yes, है? sir. वैकेंसी के कारण हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? वैकेंसी के कारण हुआ है। अब क्योंकि ये ऐसा वैकेंसी के कारण हुआ है तो आपको क्या करना है? स्टेप 3 कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 कैसे कैलकुलेट करना है? एनुअल रेंट को कंपेयर करो। एनुअल रेंट को कंपेयर करो किसके साथ? स्टेप 1 के साथ। 72 63 विच इज हायर? 72 63 72। जो हायर है वहां से Yes, sir. लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है? 30 30। माइनस तो करने में 72 माइनस 30, 72 माइनस 30 करने से कितना होता है? 42। तो GAB कितना हो जाएगा? 42.
सर पॉइंट 62। ओके चलो चेक कर लेते हैं। ए का प्रॉपर्टी का क्या होगा? देखो सर यही तो, इसी में तो पूरा खेल छुपा हुआ है। अगर ये समझ जाओ तो बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाँ बोल। लॉस वाला सर 18। अच्छा लॉस कितना? 18 18। से वेरी गुड सर। देखो 6 को 72 का एनुअल है, तो 6,000 करके पर मंथ का रेंट है, तो 3 महीना वैकेंसी है, तो 3 महीना वैकेंसी के कारण लॉस कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 3 18,000, तो 18 इज माई लॉस। वेरी गुड सर। सर एक्चुअल रेंट बताओ। एनुअल से लॉस 54 को माइनस करो, एनुअल मतलब 72 से 18 को माइनस करो, कितना हो जाएगा? 54 54। वेरी गुड सर। स्टेप 1 कितना हो जाएगा? 80 78 80 78 80 टेक द हायर एंड 70 सॉरी 80 হবে सर कितना? टोटल 80 হবে 78 80 नहीं सर होगा, 80 থেকে 80 होगा। 80 করো 80 78 टेक द हायर एंड 80 85 नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक है না স্যার ঠিকই বলছি 7 ठीक है। 80 78 take the higher, so higher is 80 and 80 85 take the lower, lower is 80, so 80 is the हाँ step 1। step 2 क्या हो जाएगा? और হবে না স্যার নীল হয়ে যাবে মানে अगर नॉट एक्चुअल एप्लीकेबल হবে अगर एक्चुअल स्टेप 1 से ज्यादा होता तो स्टेप 2 आता, बट यहाँ पर एक्चुअल 54 है, स्टेप 1 80 है, तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ है? लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण। स्टेप 3, तो स्टेप 3 कैलकुलेशन कैसे होगा? 72 माइनस 18। 2 না স্যার হবে না 72 হবে না তো স্যার 80 पहले থেকে হবে তো স্যার पहले कंपेयर पहले कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ, एनुअल रेंट के साथ स्टेप 1, 72 के सर साथ 80 80 को होगा कंपेयर करो, तो व्हिच इज हायर? 80 एनुअल रेंट हाँ सर 72 है, स्टेप 1 80 है, तो टेक दी हायर 80। 80 से लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करो, 62 आएगा 62 आएगा। स्टेप वाइज चलना है सर, दिमाग कम लगाओ, ठीक है? दिमाग बाद में लगाना, पहले रूल्स फॉलो करना। 62 इज द जीएवी, 62,000। फिर हम लोग क्वेश्चन बी पे आ गए। क्वेश्चन बी, नील एनुअल रेंट ही नहीं है। नहीं होगा अगर एनुअल रेंट ही नहीं है, वैकेंसी 12 महीने का है, क्या हिसाब लगाओगे? ना तो लॉस आएगा ना तो एक्चुअल आएगा, सब कुछ एकदम सर ब्लैंक नील कर हो दो, ये सब ब्लैंक, हिसाब ही नहीं होगा इसका। नेक्स्ट। सर 40 हाँ बोलो सर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 80 হবে স্যার নেক্সট आंसर सी এরটা सी का 40 হবে आंसर, सी का आंसर 40 होगा। चलो यस देख लेते हैं। लॉस बताओ। 80 80 96 का एनुअल रेंट सर है। 8 করে 96 मतलब पर मंथ रेंट कितना है? 8,000। यस सर हाँ 8 सर into 10 80 8,000 करके 10 महीने का वैकेंसी है, मतलब सालाना लॉस कितना हो गया? 80,000। एनुअल लॉस हो गया 80,000, चलो बढ़िया है। अच्छा एक्चुअल रेंट कितना होगा? 16 एनुअल से लॉस को माइनस कर दो, एनुअल इज 96, लॉस इज 80, तो एक्चुअल हो जाएगा 16,000। वेरी गुड सर। स्टेप 1 120 140 150 में कंपेयर करो, 140 150 में कंपेयर करो, टेक द हायर, 150 सब्जेक्ट 150 टू स्टैंडर्ड 120 120, 120 इज द स्टेप 1। बोल बोल के थक जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 1,20,000 स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या एक्चुअल Not स्टेप 1 से applicable. ज्यादा है? क्या एक्चुअल स्टेप 1 से ज्यादा है? नहीं, तो एक्चुअल Not नहीं applicable. आएगा, नॉट एप्लीकेबल। ऐसा क्यों हुआ है? वैकेंसी के कारण। तो क्या करना है? स्टेप 3 एनुअल रेंट को कंपेयर करो, 40 एनुअल को कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ, 96 120 टेक higher दी हायर, ठीक है? टेक दी हायर, हायर करने के बाद minus लॉस ड्यू करना टू है loss वैकेंसी माइनस लॉस, तो 120 और माइनस 80 कितना हो जाएगा? 40 40। जीएबी हो जाएगा 40। चलो सर पॉइंट 24 अब आ गया आंसर, मेरे को मिला है 24। चेक कर लेते हैं चलो। Yes, लॉस sir.
सर एनुअल इज 144, तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा? স্যার 120 ओए লস হচ্ছে 120 12 12 कर স্যার देना, লস 12,000। भाड़ा कितना है? হ্যাঁ স্যার मछली ভাড়া भाड़ा 12 ভালো স্যার 12,000 12,000 10 महीने का हाँ, वैकेंसी, 12,000 है 10 120 महीने का वैकेंसी, तो 120। वेरी गुड सर। एक्चुअल कितना होगा 24 सर? एनुअल रेंट से लॉस को माइनस करो, 120 माइनस, सॉरी 144 माइनस 144 माइनस 120 कितना? 24 24। स्टेप 1 120 सेम है सी के 140 150 take the higher and standard rent subject to take the lower, so 120 is the 120 is the GAV, sorry 120 is step 1। now question is क्या actual step 1 से ज्यादा है? no, तो step 2 नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? वैकेंसी के कारण। वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी ऐसा अब क्या करना है? स्टेप 3, तो 144 एनुअल रेंट है, उसके साथ कंपेयर करना है स्टेप 1 का, विच इज हायर 144। वहां से लॉस कितना है 120 का, तो 144 से 120 माइनस करो, 24 व्हाट इज द जीएबी? बोलो सर। लेवल है सर, लेवल हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करने का लेवल है ये सर, ठीक है। मतलब ये जीएबी कैलकुलेशन करने के लिए ना बस ऐसा प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए। लास्ट दिन मैंने और एक क्वेश्चन करा था ना, वो भी काफी स्टैंडर्ड था, ठीक है। अगर ये सब एक बार पता चल गया तो फिर बड़ा क्वेश्चंस में दिमाग खराब नहीं होगा, ठीक है। बातें समझा करो, इसीलिए मैंने ये सब शॉर्टकट कॉन्सेप्ट को रेडी करके आपको बताया। मतलब देखने में शॉर्टकट है पर दिमाग उतना ही लगाना है ना सर। इट्स लुक्स लाइक ए शॉर्टकट बट ये शॉर्टकट नहीं है, उतना ही मेहनत लगता है जो एक बड़ा क्वेश्चन करने में भी मेहनत लगता है। सर और क्वेश्चंस कराओ, और क्वेश्चंस कराओ, यस और क्वेश्चंस करना है, करोगे कि नहीं? सर आप जैसा बोलोगे सर। चलो अब मेरा बात आप लोग थोड़ी ना टाल पाओगे, ठीक है। तो कोई लेकिन किंतु परंतु का बात नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। अनदर एग्जाम्पल, करते जाओ सीखते जाओ। ओ सर क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं? लिखो एग्जाम्पल सेल्फ ऑक्युपाइड। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। एक्स ओन्स अ प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल लिखो। किसी का एक घर है, प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बाय हिम थ्रूआउट द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है 21 22 फॉर हिज रेसिडेंस। रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, बढ़िया है। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,66,000। फेयर रेंट 1,76,000। स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000। The following expense are
incurred by X, रिपेयर 20,000 का, मेंटेनेंस अच्छा मेंटेनेंस नहीं, रिपेयर में ही वही रिपेयर 20,000, वही रिपेयर मेंटेनेंस सोच लो। म्यूनिसिपल टैक्स 16,000 का कर लो। इंश्योरेंस 2,000 का भर लो, घर का इंश्योरेंस रे बाबा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल borrowed for the construction of the house property, $1,36,000। Interest on capital borrowed by mortgaging ठीक है, मॉर्गेज समझते हो ना सर, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिया, बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी फॉर डॉटर मैरिज, ₹20,000। ठीक है, तो मैंने डेटा किस साल का दिया, 21-22 का, चलो ठीक है। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम बिजनेस, मतलब इसका दूसरा इनकम भी है, बिजनेस से इनकम करता है ₹7,10,000। फाइंड आउट द नेट इनकम of X for the assessment year 22। बोलो, अनदर रियल लाइफ सिनेरियो, एक बंदा है एनुअली 7,10,000 बिजनेस इनकम करता है, बट उसका हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसका जहाँ पर वो रहता है रेसिडेंस है उसका, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू देके रखा है 1,66,000 का, पेरेंट देके रखा 1,76,000 का, स्टैंडर्ड रेंट देके रखा 1,50,000 का, फॉलोइंग एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय एक्स 20,000 का रिपेयर करवाया, म्यूनिसिपल टैक्स 16,000 का करवाया, इंश्योरेंस 2,000 का दिया, कैपिटल बोरो किया कंस्ट्रक्शन के लिए जिसका 1,36,000 का लोन का इंटरेस्ट भरा, बोरो किया मॉर्गेज किया, बेटी के शादी के लिए 20,000 का लोन लिया, सॉरी इंटरेस्ट भरा, लोन नहीं 20,000 का इंटरेस्ट भरा, तो बताओ इसका इनकम क्या होगा। असेसमेंट ईयर 22-23 में आपके सामने बंदा आया है रिटर्न फाइल करने के लिए, आप इसका क्या हिसाब करके दोगे बताओ, जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पे। सर बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्लाइंट ये अपना इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने पहुंच गया, अब क्लाइंट का टैक्स कैलकुलेट करो और इनकम टैक्स का हिसाब करके बताओ किसको कितना टैक्स भरना है।
স্যার হাউস প্রপার্টিতে তো মাইনাস 1,36,000 হবে। हाउस प्रॉपर्टी में মাইনাস সেলফ অকুপাইড আছে, মানে কিছুই তো হবে না, শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটালটাই মাইনাস হয়ে যাবে। क्या सबका আর ही যে मानना है? টোটাল हम्म, আর যে টোটাল স্যার বিজনেসটা আলাদা করে টোটাল ইনকামের মধ্যে ঢুকে ওটাকে মাইনাস করলে দাঁড়া 5,74,000 টাকা। चलो वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। संपत ने बात को पकड़ लिया। क्या बाकी सबको समझ में आ गया? सर याद रखो एक बात, मैंने आप लोगों को जब प्रोफार्मा लिखाया था, प्रोफार्मा लिखाने के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझाया था। यहाँ पर था प्रोफार्मा, यहाँ पर प्रोफार्मा लिखाने के टाइम पे मैंने आप लोगों को बता के रखा था कि सर प्रॉपर्टी दो तरह का है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका एक हिसाब होता है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसका हिसाब एक होता है। फर्स्ट थिंग, लेट आउट प्रॉपर्टी का जीएबी होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी नहीं होता। हाँ, अगर किसी का एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसमें अलग हिसाब आ जाता है। उसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि किसी इंसान का एक नहीं चार चार घर है, जैसे आजकल देखते हैं ना वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में या बाकी दूसरे स्टेट में भी, है ना, एक एक पॉलिटिशियंस का चार चार दस दस घर है। अरे भाई इतना घर कहाँ से आ गया? आज ही केष्टपुर का एक केष्टपुर में जगतपुर एरिया में किसी एक पॉलिटिकल लीडर को पकड़ा है, कोई मतलब पार्टी करता है, उसका 3 या 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको उसका वो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा घर बना दिया। अब उसका देखो क्या क्या ठिकाना लगाता है, ठीक है, बड़ा बड़ा नेता लोगों को छोड़ नहीं रहा है, तो ये सब तो कोई चीज है ही नहीं। करप्शन का लेवल हद पार कर रहा है, करप्शन का हद पार करने से शिक्षा होना चाहिए लोगों को, ठीक है। चलो तो आप आई होप आप समझ रहे हो सर। हाउस प्रॉपर्टी आजकल क्या है ना, जिसके पास ही 2 नंबरी पैसा है, 2 नंबरी पैसे को तो घर पे नहीं रख सकता, चोरी का डर लगता है, फिर बैंक में नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास चोरी का पैसा जाएगा तो बैंक सवाल करेगा, इनकम का सोर्स पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे तो पैसा ब्लॉक करके रख लेगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट को खबर पहुंचेगा। ऐसे ही 10 लाख के ऊपर अचानक से अगर बैंक अकाउंट हिट करता है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम अपना सर्वेलेंस लेके बैठा हुआ है कि भाई ये 10 लाख किसका है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी 2 नंबर ही कमाता है उसका 2 नंबर ही पकड़ना बहुत आसान काम है कि भाई तुम्हारे पास इतना घर आया तो कहाँ से आया, ठीक है, तुमने इतना बिल्डिंग बनाया तो कहाँ से बनाया, तुमने इतना गाड़ी खरीदा तो कहाँ से खरीदा, सोर्स बताओ, सोर्स बताओ। अगर आप सोर्स नहीं बता सकते तो मतलब ब्लैक मनी है। नहीं सर, हाँ बोलो। পলিটিক্যাল দেশে কোনো সোর্স নেই, एग्जैक्टली সাধারণ মানুষই সোর্স। हाँ, तो अगर सोर्स नहीं है, अगर कोई प्रॉपर इनकम का सोर्स तुम्हारा नहीं है तो मतलब ये चोरी का पैसा है। और अगर चोरी का पैसा है तो चोरी का पैसे में 80% टैक्स देके बाकी आपको मिलेगा, और अगर वो इलीगल है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अगर लोगों को डरा के धमका के घूस का पैसा है तो आपको जेल होगा, ठीक है, और बाकी पैसा सरकार ही ले लेगा। और जितना पैसा तुमने मारा, जितना पैसा तुमने, रूल्स यही है सर, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट अगर चाहे ना बहुत कुछ ठीक कर सकता है, बहुत कुछ, बस ये एक बार ठान लेना है कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी करना। जैसे मानो हम लोग देश के अंदर इस तरह का गद्दारी करते हैं, अगर कभी ऐसा सोचो कि कभी बॉर्डर में अगर जो सेना है जो अपना जान देने के लिए वहां बैठा हुआ है, कभी चाइनीज लोग, कभी पाकिस्तानी, ठीक है, जो हम लोगों को मारने के लिए उतावला होता रहता है और हमारा जगह को ऑक्युपाई करना चाहता है, अगर ये लोग सिर्फ पैसा का सेटलमेंट के लिए इंडिया को ही अगर बेच देता तो तब मैं देखूंगा कि अंदर बैठ के ये करप्शन जो करते हैं ना, जो भी करता है, चाहे वो बिजनेसमैन करे, चाहे वो पॉलिटिशियंस करे, चाहे वो आमला करे, जो भी करे, फिर मैं देखूंगा। मेरे को तो सीरियसली मन करता है कि अगर ये करप्शन का जो जो बदबू है ना, ये करप्शन का बदबू इंसान को तब समझ में आएगा जिस दिन ये कंट्री फिर से किसी एनिमी के हाथ लगेगा। जैसे पहले भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ था बोलो तो, कि भारत को 500 साल क्यों विदेशी ने राज किया भारत पे, ये करप्टेड जो लोग हैं ना भारत के अंदर, इनके कारण।
करप्शन बहुत ही गंदा चीज है। अगर आर्मी भी करप्टेड हो जाए, मिलिट्री करप्टेड हो जाए, एनडीए करप्टेड हो जाए, रॉ करप्टेड हो जाए, बस खत्म देश। 2 मिनट नहीं लगेगा, सबका 4-4 5-5 माला का बिल्डिंग बनेगा, बड़ा बड़ा जमीन होगा, हाँ, अपना अपना फार्म हाउस होगा, मजा ही मजा। सोचो कभी। मैं तो सोचता हूँ कि मिलिट्री वालों को बोलो कि क्यों फालतू में जान गंवा रहे हो, बेच दो पाकिस्तानियों के पास, चाइना को दे दो, फालतू में जान देने के लिए बैठे, लद्दाख में, कोई पीओके में, दे दो, पाकिस्तान को दे दो, चाइना को दे दो, पैसा लेके अपना मौज करो। फिर देखते हैं कि ये इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स मतलब जो करप्टेड है ये क्या करेगा, ये लोग क्या करेगा, ये लोग फिर पाकिस्तानियों के साथ, चाइनीज के साथ मिलकर, जिनको क्योंकि करप्शन करना ना एक आदत है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है और अपना कंफर्ट और लग्जरी दिखता है, उसके बाद उनको कुछ दिखता ही नहीं है। इंसान पैसा के लालच पे, लग्जरी के लालच पे अंधा हो जाता है और कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है, और फिर बोलता है मेरा तो सब क्या, अरे सिर्फ तुम्हारा नहीं क्या, सारा का सारा संसार का चला गया। यही है सर, इसलिए ऊपर में ना ट्रांसपेरेंसी है, अगर नहीं होता तो अब तक हम लोग रास्ते में होते। ये 2-4 जो बदबू है ये कम हो जाना चाहिए, बस गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल, कर सकता है। बट ये लोग भी कभी कभी क्या करते हैं ना, अपना पॉलिटिकल सेटिंग के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, वोट बैंक के लिए, ये सब बदमाशी करता है। ठीक है, चलो सर, बस रियलाइजेशन करना चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, रियलाइजेशन कि हम लोग जो करते हैं, जो खराब काम समाज में होता है ना, उसका इफेक्ट कहां तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है सर। चलो आगे देखें। बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत हेरा फेरी, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये जो पब्लिक के पैसे से मौज करना है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, चलो, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का संपद ने जो बोला था, सही बोला था संपद ने, इसका एक ठिकाना लगाते हैं सर, मतलब सॉल्व करते हैं। आंसर तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशंस, statement of computation of income from house property for the assessment year 22-23, relevant previous year 21-22। ठीक है, बस ये हेडिंग करने के बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। पर्टिकुलर बना लो सर, और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का हेडिंग कर लो, एसओ मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, आप पूरा लिख लो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ सर थोड़ा, आप लोग पूरा लिखना। हाँ, सेल्फ ऑक्युपाइड, जिस घर में हम लोग रहते हैं, लेट आउट नहीं करते हैं, बट वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है ना, ये भी समझाया गया था कि जिसमें हम रहते हैं और जिसको हम भाड़े पे लगाते हैं, वो दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। पहला क्लास मतलब लास्ट दिन का क्लास का इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है, ये देखो, एसओ एलओ, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, और जो आप शॉप ओपन करते हो या ऑफिस ओपन करके अपना प्रोफेशन सेटअप करते हो, वो आपका बीपी का पार्ट है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का। एक घर, उसका अलग अलग पहचान, अरे वाह, हाँ, घर वही है, बट उसका इनकम का सोर्स के कारण उसका पहचान अलग हो जाता है। बात को समझाना सर, बात को समझना, ठीक है, ओके। अच्छा, जीएबी क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी नील होता है, बताइए आप लोग, यहाँ से म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, कुछ होगा क्या, जिसका जीएबी नील है उसका म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो पे नील। जीरो पे जीरो, नील ही तो होगा, और क्या होगा। थैंक यू सर। सर और क्या, सर माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है, इन्हें भी मिलता है, तो इन्हें भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा।
है ना, ये भी मैंने आपको बता के रखा। सर यहाँ से हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सुविधा है, इसको लेना है। ये गवर्नमेंट हमें सुविधा देता है कि अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो और लोन का इंटरेस्ट है, वो लोन का इंटरेस्ट आपका खर्चा है, आपका लॉस या एक्सपेंसेस है, लॉस नहीं बोलेंगे, एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस को आप माइनस कर सकते हो, मतलब वो नेगेटिव है, ठीक है, आपका इनकम नहीं है, वो नेगेटिव इनकम है, ठीक है। इसका क्या रूल्स है बोलो? अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% क्या हो जाएगा? नील, है ना। एनएबी पे होता है ना, वो भी तो नील ही होगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 सबसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा? 1,36,000। अब रूल क्या है, याद तो है ना सर, कि अगर किसी ने 1499 के बाद लोन लिया है, घर बनाने के लिए या फ्लैट लेने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है, ठीक है, और लोन बनाने का 5 साल के अंदर अगर वो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो एज पर अवर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर यही अज्यूम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 5 साल के अंदर, सर इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट के साथ, और साथ में इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, ये सारा चीज हम लोग एज्यूम कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एज पर। तो वी एज्यूम ऑल दीज कंडीशंस फुलफिल बोल के एक नोट दे देना, ठीक है। जो प्रोविजंस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी लिखा दिया, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वी एज्यूम बोल के एक नोट दे देना। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन, तो अगर मैक्सिमम 2 लाख तक आपको मिल सकता है, और अगर 1499 के पहले का होता तो मैक्सिमम 30,000 तक मिलता है। तो यहाँ पर मैंने तो 1499 के बाद का ही बोला है सारा। तो ये क्या मानेंगे साहब, 1,36,000 लेंगे कि 2 लाख लेंगे? बोलो, कोई कोई स्टूडेंट थोड़ा गलती कर बैठता है। मैक्सिमम 2 लाख का रूल है, थैंक यू, मैक्सिमम 2 लाख है। लेकिन अगर आप 1,36,000 का इंटरेस्ट भरते हो, अगर आप 1,36,000 का इंटरेस्ट भरोगे तो गवर्नमेंट आपको 1,36,000 का ही छूट देगा, ठीक है, 2 लाख का नहीं देगा, याद रखिएगा, ठीक है, नॉट 2 लाख, 2 लाख इज मैक्सिमम। अगर 2,36,000 होता तो इंटरेस्ट तो कितना लेते हैं? 2 लाख। सर 2 लाख। अगर 2,36,000 होता तो 2 लाख लेते हैं। थैंक यू सर, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो 1,36,000 मेरा, अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू? इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। तो आपका ऐसा लिखो आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम हुआ कि लॉस हो गया? ये 1,36,000 आपको मिला नहीं रे बाबा, आपकी पॉकेट से गया है, ठीक है। तो 1,36,000 का नेगेटिव इनकम है आपका, ठीक है, सर लॉस, इट्स अ नेगेटिव इनकम, लॉस। तो ये हो गया आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का। अब बेनिफिट, इसका बेनिफिट आपको टैक्स में कैसे मिलेगा? चलो कैसे बेनिफिट मिलता है देखो। टोटल इनकम, थैंक यू सर, टोटल में बेनिफिट मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। सर आपने बिजनेस इनकम किया था ना, तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस, सर हल्का ऊपर करिएगा। हाँ थोड़ा ऊपर, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन से कितना कमाया आपने? 7,10,000। और इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कितना कमाया आपने? 1,36,000 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 1,36,000, पॉजिटिव नहीं रे बाबा, मतलब लॉस है। तो 7,10,000 से 1,36,000 को माइनस करो 5,74,000, तो 5,74,000 से 5,74,000। कुछ डिडक्शन है क्या? दिस इज जीटीआई, दिस इज जीटीआई, लेस है डिडक्शन, कुछ है डिडक्शन क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अंडर सेक्शन 80C to 80U
अगर कुछ होता लाइक LIC प्रीमियम वगैरह, प्रोविडेंट फंड का, मेडिकल इंश्योरेंस का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन का, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेशन का, किसी ब्लड गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर फंड पे पैसा देने का, ये इसका एक चैप्टर आएगा। क्या अगर आप वेलफेयर में खर्चा करते हो, चाहे अपने वेलफेयर पे या कंट्री के वेलफेयर में, ठीक है, देश के लिए भी कुछ करोगे, अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे, ठीक है, समाज के लिए कुछ करोगे, तो ऐसा कुछ रूल्स है कि कौन से खर्चा करने पे गवर्नमेंट आपको उस खर्चा का एक डिडक्शन प्रोवाइड करता है। इसका एक लंबा लिस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चैप्टर है, सब्जेक्ट नहीं, डिडक्शंस का, उसमें बोला जाता है। अभी छोड़ो, इस पे कुछ है नहीं तो नील कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आपका नेट इनकम कितना हो गया? 5,74,000। तो सरकार को अगर टैक्स भरना है तो किस पे भरोगे? 5,74,000 पे भरोगे। बात समझ में आया? बोलो सर, कितना टैक्स भरोगे 5,74,000 पे? স্যার 2.5 লাখ অব্দি নীল হবে, 2.5 লাখ থেকে 5 লাখ অব্দি হবে 12,500 স্যার। अप टू 2,50,000 सरकार के हिसाब से कोई टैक्स नहीं है, सबका एग्जाम्पशन है इसमें। एज मान के चलते हैं, एज्यूम बिलो 60, 74 উপর बिलो total से 60 years 34,000 का है। अच्छा देख लेते हैं, अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट 5%, मतलब 12,500, और ग्रेटर देन 5 लाख टू 5,74,000, मतलब 74 पे एट द रेट 30, স্যার 2200 सॉरी 20%, 74,000 पे 20%, क्योंकि 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब है। जिन लोगों का बेसिक क्लास मीस है, एक बार प्लीज करो। 27,300। कितना? 27,000। 14,800 ये कितना है? वो तो 14,000। 14,800 14,800, 14,800। यस हाँ और सर, टोटल, हाँ और टोटल में हो रहा है 27,300। 14,800 जो आप लोगों ने बोला मैं कर दिया, मैंने देखा नहीं, अगर गलत होगा आप लोग देख लीजिएगा। 27,300। 300। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर 4% शेष। हेल्थ एंड एडुसेस एट द रेट 4%। 28,300। ये बता पहले, ये बता 4% कितना होता है? 4% कितना होता है? স্যার 1092 1092। कितना हो गया? 28,000 28,392 352। 92 या 52? 92। 92 ठीक है, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। बस काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है सर, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ट्राई करना, कल के क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजंस भी धीरे धीरे कुछ और भी पॉइंट्स रहेगा, ज्यादा प्रोविजंस इस पे है नहीं। ठीक है, यहाँ इस पे जो भी है वही कैलकुलेशंस का ही मेनली एरिया है, और जो भी थोड़ा बहुत प्रोविजंस है मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा धीरे धीरे बात करते हुए आगे निकलूंगा। ठीक है सर, बोलो सबको समझ में आ रहा है? जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लासेस मिस है एक बार कर लो, और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक बार जरूर गो थ्रू कर लो। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट शेयर किया है, अगर किसी को नहीं किया तो मुझे एक बार बोलो, मैं उनको दे देता हूँ सर। ठीक है, ओके सर, इतना ही है, टाटा फिर। স্যার আমাকে দিতে হবে না স্যার, মনে পড়ে গেছে। ठीक है सर, टाटा।